हेलो फ्रेंड, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज। और आज हम डिस्कस करेंगे सैयद और लोधी डायनेस्टी, दोनों को कलेक्टिवली हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट है दिल्ली सल्तनत का। और लोधी डायनेस्टी जो है वो आखिरी एम्पायर होती है दिल्ली सल्तनत की, या आखिरी वंश होता है, आखिरी डायनेस्टी होती है। इसके बाद एक नया एम्पायर आता है जिसे हम कहते हैं मुग़ल एम्पायर या मुग़ल एम्पायर, जो कि 350 से 400 साल तक रूल करता है भारत पे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं सैयद और लोधी डायनेस्टी के विषय में। तो देखिए, जो सैयद डायनेस्टी है या सैयद वंश है, वो जो है वो चौथी डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 1414 से लेके 1451 एडी। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1414 से लेके 1451 एडी है। जो इससे पहले एम्पायर थी या इससे पहले जो डायनेस्टी थी वो थी तुगलक डायनेस्टी। तो आपको लेटर तुगलक याद होगा कि जब 1388, जब लास्ट जो एम्परर होते हैं फिरोज शाह तुगलक, इनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो जो नेक्स्ट आते हैं रूलर वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जिनका नाम होता है नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो ये बहुत वीक होते हैं। ये जो एक बड़ा एम्पायर होता है उसे संभाल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कई छोटे छोटे पार्ट में ये डिसइंटीग्रेट होता है, जैसे गुजरात अलग हो जाता है, बिहार अलग हो जाता है, बंगाल और साउथ इंडिया के भी कई सारे एम्पायर अलग हो जाते हैं। तो जब एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है तो एक बाहर से इन्वेडर आता है। तो जो बाहर से इन्वेडर आता है, आपको नाम याद होगा, तिमूर, ठीक है। तो तिमूर जो है भारत पे इन्वेड करता है, दिल्ली में कत्लेआम करता है, करीब 1 लाख लोगों से ज़्यादा की हत्या करता है और यहाँ से बहुत सारी ट्रेजरी लेके जाता है। फिर क्या होता है, फिर अगेन जो है ये नसीरुद्दीन महमूद शाह दोबारा से अपने थ्रोन पे आ जाते हैं, लेकिन दोबारा दिल्ली पे शासन करते समय इनका जो एक स्थिति होती है वो बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं, क्योंकि अब ना ही उतना बड़ा एरिया इनके पास है, या इतना बड़ा जो एम्पायर था वो नहीं है। बहुत एम्पायर जो है वो छोटा हो गया है। इनकी पावर जो है वो तैमूर के इन्वेंशन के बाद काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तब एक नई जो है एम्पायर वो एस्टेब्लिश होती है, जैसे हम लोग कहते हैं सईद डायनेस्टी, ठीक है। अब सईद डायनेस्टी कैसे आता है, तो देखिए, जो इनके फाउंडर होते हैं इनका नाम होता है खिजर खान। तो जब तिमूर आता है 1398 में भारत में आक्रमण करता है, इन्वेड करता है, तो ये मुल्तान रीजन जो होता है, मुल्तान एक रीजन है भारत का, वेस्टर्न पार्ट में है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, इसको वो जीत जाता है। तिमूर जो है इसको जीत जाता है। इसको जीत के और एक गवर्नर अपॉइंट करता है। इसको जीतने के बाद एक गवर्नर अपॉइंट करता है इसके टेक केयर करने के लिए या मुल्तान को देखने के लिए। तो जो गवर्नर होते हैं उनका नाम होता है खिजर खान, ठीक है। तो खिजर खान वॉज द गवर्नर अपॉइंटेड बाय तैमूर टू लुक आफ्टर द मुल्तान। तो आई थिंक क्लियर होगा मेरा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो खिजर खान है, जब देखते 1398 से लेके और 1414 तक तो मुल्तान के गवर्नर होते हैं। ये जो पीरियड है इसमें ये गवर्नर होते हैं मुल्तान के। लेकिन जब वो देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है और नसीरुद्दीन महमूद शाह जो उनके आखिरी रूलर होते हैं तुगलक डायनेस्टी के, वो बहुत वीक हैं, तो वो अटैक करते हैं और जो है ओवरथ्रो करते हैं उनको और एक नया एम्पायर एस्टेब्लिश करते हैं, जिसको कहते हैं सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश को स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्थापित करते हैं ये 1414 एडी में करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट है कि कब वो करते हैं, और ये लाभ लेते हैं डिसइंटीग्रेशन का, कि बहुत छोटे छोटे टेरिटरीज़ में जो भारत बढ़ चुका होता है उसका लाभ लेके नया एम्पायर एस्टेब्लिश करते हैं। तो देखिए, ये हुआ एस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी। तो सईद डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश किया? खिजर खान ने। फिर इन्हीं के सीक्वेंस में इनके बेटे होते हैं मुबारक शाह। देखिए, चार रूलर्स का ये डायनेस्टी है। जो सईद डायनेस्टी है इसमें सिर्फ महज 4 रूलर हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी बहुत कम है। देखेंगे आप, ये करीब 35 साल का, लगभग 35-36 साल का एक डायनेस्टी है। तो इसमें 4 रूलर रहते हैं। पहले होते हैं खिजर खान, उसके बाद उनके बेटे होते हैं मुबारक शाह। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ क्या होती है कि जो इनके नॉबल्स होते हैं, देखिए नॉबल्स जो होते हैं ये इसके अगेंस्ट में रहते हैं और कई तरह के रिवॉल्ट होते रहते हैं। तो ये रिवॉल्ट में ही उलझे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने नॉबल्स यूज़ किया था, उससे पहले भी मैंने नॉबल्स यूज़ किया था। तो
कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि नॉबल सर इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो देखिए, जो नॉबल का अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी होगा कुलीन वर्ग। ठीक है, तो एक शासक अगर होता है तो उसके यहाँ कुलीन वर्ग के बहुत सारे उसके जो प्रोविंशियल होते हैं या छोटे छोटे राज्य होते हैं उसके जो हेड होते हैं, या इन आप कह लीजिए कि दरबारी या कोर्टियर जिनको कहते हैं, ये सारे नॉबल्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं पूरे कोर्ट को। ठीक है, तो अपने नॉबल्स जो होते हैं उनका जो विरोध होता है उससे ही ये करते रहते हैं मुबारक शाह। और फिर इनका जो शासनकाल है वो 1400 जल्दी ही जो है 1434 तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इनके जो बाद में आते हैं इनके नेफ्यू आते हैं मुबारक शाह के, इनके भतीजे आते हैं मुबारक शाह के, जिनका नाम होता है महमूद शाह। ठीक है, अब महमूद शाह के समय में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है इनके इनको जो होता है ये सरवर और मुल्क के थ्रू जो है या उनके हेल्प से ये थ्रोन पे बनते हैं। ठीक है, या इनका जो राजगद्दी पे बैठने के लिए सरवर और मुल्क जो हैं ये इनके किंग मेकर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये शासन में आते हैं, एक जौनपुर जो कि उस समय बहुत स्ट्रेटजिकल लोकेशन या एम्पायर होती है, वहाँ के जो एम्परर होते हैं, जो वहाँ के राजा होते हैं या सम्राट होते हैं, उनका नाम होता है इब्राहिम सरकी। ठीक है, तो इब्राहिम सरकी जो जौनपुर के रूलर होते हैं वो हमला कर देते हैं महमूद साहब पे, और इनके इन्वेंशन को या इनसे बचने के लिए ये मदद लेते हैं अफ़गान सूबेदार की। अपने ही एक सूबेदार होते हैं बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी से मदद लेते हैं और इब्राहिम सरकी से युद्ध करते हैं, जिसमें कि इब्राहिम सरकी बाद में हार जाता है और बहलोल लोदी जो है उसको जौनपुर को जो है कैप्चर कर लेते हैं बाद में। ये बात की बात है। उसके बाद जो इनके नेक्स्ट रूलर होते हैं वो होते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, ये अलाउद्दीन लास्ट रूलर होते हैं सईद डायनेस्टी के। ये 43 से लेके 51 तक रूल करते हैं, और 1451 में ही अप्रैल में 19 अप्रैल को ये वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लेते हैं। मतलब ये अपने पद को त्याग देते हैं, ये खुशी खुशी अपने पद को जो है अपने सूबेदार बहलोल खान लोधी को जो है सौंप देते हैं और राज्य से मुक्त हो जाते हैं। तो इसी तरह जो सईद डायनेस्टी है इसका मतलब ये समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो इनके लास्ट रूलर होते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, ये एक तरह से रिटायरमेंट लेके और अपना जो एम्पायर है वो बहलोल खान लोधी को दे देते हैं। जब बहलोल खान लोधी को ये एम्पायर मिलती है तो एक नए वंश या नए डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग कहते हैं लोधी डायनेस्टी। तो आइए स्टार्ट करते हैं लोधी डायनेस्टी। तो देखिए, जो लोधी होते हैं वो 5वें होते हैं, दिल्ली सल्तनत के 5वें या आखिरी डायनेस्टी होती है। ठीक है, तो लोधी डायनेस्टी वॉज द 5th एंड द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1451 से लेके 1526, करीब 75 साल का इनका पीरियड होता है। और इसके जो पहले होते हैं या फाउंडर होते हैं वो होते हैं बहलोल खान लोधी, जो कि 1451 AD में इस एम्पायर को फाउंड करते हैं। ठीक है, और इनका जो नाम होता है, जिस नाम से ये एम्परर बनते हैं, उनका नाम होता है बहलोल शाह गाजी। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ये है, मैंने लास्ट भी डिस्कस किया था, इब्राहिम सरकी से जो है ये जीत जाते हैं जौनपुर, तो ही कॉन्कर्ड जौनपुर एम्पायर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो ये पहले अफ़गान सल्तनत होते हैं। ही वॉज द फर्स्ट अफ़गान सुल्तान, या जो ये लोधी डायनेस्टी है ये पहली अफ़गान सल्तनत होती है। क्यों होती है? जो भी इससे पहले सल्तनत होते हैं, चाहे वो गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी हो, चाहे आपके तुगलक हो, ये सारे तुर्की होते हैं, तुर्की रीजन से बिलोंग करते हैं, और ये पहले होते हैं जो कि अफ़गान रीजन से आते हैं। इसके बाद जो होता है, बहलोल खान लोधी अपने मृत्यु से पहले ही अपने तीसरे पुत्र निज़ाम खान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। अब निज़ाम खान जो होते हैं इनके उत्तराधिकारी होते हैं और इनके तीसरे सन होते हैं, थर्ड सन होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको लेके भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। जो इनके दरबारी होते हैं, जो इनके नॉबल्स होते हैं, ये इनके विरोध में होते हैं निज़ाम खान के इनको बनाने के। उनका विरोध ये होता है कि जो इनकी माता जी होती हैं, निज़ाम खान की जो मदर हैं, वो होती हैं जयबंद, उनका नाम होता है जयबंद, जो कि एक गोल्ड स्मिथ या हम कहेंगे सोनार जो होता है एक कास्ट होता है, वहाँ से बिलोंग करती हैं। इस वजह से
बहुत सारे नॉबल्स हिंदू होने की वजह से इनके अगेंस्ट में होते हैं कि भाई इनकी जो माता है जयबंद जो है वो हिंदू रहती हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जो सेना प्रमुख हैं या वॉर लॉर्ड्स हैं वो इनके फेवर में आ जाते हैं। बहुत सारे वॉर लॉर्ड्स मीन्स सेना प्रमुख या जो उस समय के हेड होते हैं मिलिट्री के, वो इनके फेवर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बन जाते हैं नए राजा। ठीक है, तो अब बहलोल लोदी के बाद जो नेक्स्ट किंग बनेंगे वो बनेंगे निज़ाम खान। ठीक है, जो कि उनके थर्ड सन होंगे। और निज़ाम खान को ही हम जानते हैं सुल्तान सिकंदर शाह लोदी के नाम से। ही वॉज ऑल्सो नोन एज सुल्तान सिकंदर शाह लोदी, सिकंदर लोदी भी हम इन्हें कहते हैं। और ये जो है लोदी वंश के बहुत ही मतलब आप कह लो कि महान जो एम्परर है, या लोदी वंश के सबसे महान एम्परर कौन है, वो सिकंदर लोदी को ही कहा जाता है। ठीक है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो बहलोल लोदी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है 1498 AD में। इसके बाद इनके पुत्र निज़ाम खान, जिनको कि हम सिकंदर शाह लोदी के नाम से जानते हैं, ये थ्रोन पे आते हैं या ये सुल्तान बन जाते हैं। तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। इनका जो पीरियड है वो 1489 AD से लेकर 1517 AD। ठीक है, तो करीब इनका 28 साल का एक रूल होता है। 28 साल के रूल में ये बहुत सारे काम करते हैं। सबसे पहले तो जो इनका जो सल्तनत होती है, इनके जो मुख्य दुश्मन होते हैं, या आप कह लीजिए कि इनके जो प्रमुख शत्रु हैं, वो है राजस्थान के राजपूत। ठीक है, तो ये राजपूतों से अपना मतलब अपने एम्पायर को वो रखने के लिए और राजपूतों पे कंट्रोल करने के लिए ये एक नया सिटी फॉर्म करते हैं। उस सिटी का नाम होता है आगरा। ठीक है, देखिए आगरा का अगर हम देखेंगे तो ये स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, ये राजस्थान से सटा हुआ है या बाउंड्री शेयर करता है राजस्थान से। तो दिल्ली से ये अपना लोकेशन शिफ्ट कर देते हैं आगरा। आगरा इसलिए करते हैं क्योंकि इनको कंट्रोल करना होता है, जो रूलर्स हैं राजस्थान के, उनको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और आगरा को ही अपनी राजधानी कैपिटल भी बना लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न हमेशा आता है पीसीएस में, हु एस्टेब्लिश आगरा एज हिज कैपिटल, ये आगरा को अपनी राजधानी कौन बनाता है? तो आपको याद रखना है सिकंदर लोधी जो होते हैं वो आगरा को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं, गज ए सिकंदरी। आज जो हम बात करते हैं ना कि 100 गज का प्लॉट है, 200 गज ज़मीन का जो आज हम गज में नापते हैं, तो जो गज ए सिकंदरी जो एक यूनिट होता है वो इंट्रोड्यूस करते हैं सिकंदर शाह लोधी। और ये इंट्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल लैंड को मापने के लिए। ठीक है, और ये रेडिकल मुस्लिम्स होते हैं, मतलब आप कह लीजिए कि ऑर्थोडॉक्स होते हैं, परंपरावादी होते हैं, इसलिए बहुत सारे नियम को या हिंदू पे ये बहुत सारे मंदिर को डिस्ट्रॉय करते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रखते हैं हिंदुओं पे। ये इवन ताजिया जो होता है मुहर्रम का, इसको भी ये बैन कर देते हैं अपने शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद ये लेखक बहुत अच्छे होते हैं, ये म्यूज़िक में ज़्यादा वो करते हैं, म्यूज़िक में इनकी बहुत रुचि होती है, ये बहुत अच्छे पोएट भी होते हैं। और इनका जो पोएम का कलेक्शन है उसको गुलरुखी नाम से हम जानते हैं। तो ये भी पीसीएस में कई बार आ चुका है, आपको ध्यान देना है कि गुलरुखी जो पोएम कविता संग्रह है वो किसका है, वो सिकंदर शाह लोधी का है। ठीक है, और इनकी मृत्यु होती है 1517 AD में। ठीक है, इसके बाद जो इनके पुत्र हैं इब्राहिम लोधी, वो मतलब आते हैं और नए सुल्तान जो होते हैं इनके पुत्र बनते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी एक बहुत ही एरोगेंट रूलर होते हैं, शासक होते हैं, जो कि अपने नॉबल्स, अपने कोर्टियर और बाकी जो लोग होते हैं उनसे एकदम इनको एरोगेंट तरीके से बात करते हैं, इनको डिसऑनर करते हैं, इनकी बेइज्जती करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बाकी लोग भी होते हैं इनसे नाराज़ रहते हैं, जो इनके कोर्टियर हैं, बाकी लोग हैं। तो इनका यही एरोगेंस जो है इनके काफ़ी नॉबल्स को नाराज़ करता है। और इनके शासन पे आने के एक ही साल बाद, जैसे 1517 AD में ये शासन में आते हैं, तो 1518 में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ खतौली। ठीक है, तो बैटल ऑफ खतौली इम्पॉर्टेंट है। बैटल ऑफ खतौली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये होता है राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच। राणा सांगा, तो जो राणा सांगा होते हैं वो इस युद्ध को जो है जीत जाते हैं, लोधी इसमें हार जाते हैं, इब्राहिम लोधी। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या होता है, ये एरोगेंट रूलर होते हैं
और अपने नॉवेल्स को पब्लिकली डिसऑनर करते हैं, मतलब उसमें वो नहीं करते। तो जो एक ह्यूमिलिएटेड इनका मतलब एक नॉवल होता है जो जिसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर देते हैं, उसका नाम होता है दौलत खान लोधी, ठीक है। जो इनका एक कोर्टियर या नॉवल होता है, वो क्या करता है, एक और अफ़गान जो इन्वेडर है जिसका नाम बाबर होता है, उसको इनवाइट करता है, उससे बोलता है कि भाई आप भारत में आओ और इस समय जो लोधी वंश जो है उसको समाप्त करो और अपना एम्पायर जो है यहाँ इस्टेब्लिश करो। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि हु इनवाइटेड बाबर टू अटैक इंडिया, ठीक है। तो हम बात करेंगे दौलत खान लोधी वॉज द वन हु इनवाइटेड द बाबर टू अटैक इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दिल्ली पे अटैक करने के लिए ये बुलाते हैं दौलत खान लोधी। इसके बाद जब बाबर आता है भारत में और इनके और बाबर के बीच में एक युद्ध होता है जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो होता है इसे बाबर जीत जाता है, ठीक है। और उसी के साथ जो है एक नया एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश होता है जिसे हम लोग कहते हैं मुग़ल एम्पायर या मुग़ल एम्पायर, ठीक है। तो बाबर जो होता है फर्स्ट मुग़ल एम्पायर होता है जो कि एस्टेब्लिश करता है मुग़ल एम्पायर को, जो कि बहुत बड़ा एम्पायर है और बहुत समय तक जो है करीब 350 से 400 साल तक ये शासन करते हैं भारत में, ठीक है। तो बहुत बड़ा एम्पायर जो कि बहुत समय तक चलता है। उसके बाद जो है ये इब्राहिम लोदी पहले रूलर होते हैं जो वॉर फील्ड पे मारे जाते हैं या युद्ध के मैदान पे मारे जाते हैं, ठीक है। इससे पहले कोई भी सुल्तान युद्ध के मैदान में उसकी मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। उसकी मृत्यु होती है लेकिन युद्ध के मैदान पे मारे जाने वाले पहले जो रूलर होते हैं वो होते हैं इब्राहिम लोदी, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं ये लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश में क्या क्या एरिया था या क्या शासन में उनका वो था। तो देखिए अगर हम बात करें तो इनका जो रीजन है वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक कन्फाइन था, ठीक है। साउथ गुजरात अलग हो चुका था, तुगलक डायनेस्टी के समय पे बंगाल फ्री हो चुका था, उड़ीसा फ्री हो गया था और साउथ इंडिया तो पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। तो जो इनका रीज़न था वो देखिए अब बहुत ही सिर्फ नॉर्थ इंडिया में आप कह लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान का कुछ पार्ट और पाकिस्तान जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है उसका कुछ पार्ट, तो बहुत ही छोटा एम्पायर हो गया था लोधी डायनेस्टी में और यही सैयद डायनेस्टी का भी है। उसके बाद आइए कुछ हम इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिस पे चर्चा कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ये प्रश्न है ये हम सारे कलेक्टिवली बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। अब दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया था कि 5 वंश होते हैं, ठीक है, 5 डायनेस्टी होती है। तो इसमें हम जो 5 डायनेस्टी है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वहाँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे भी जाऊँगा, उसको आपको कमेंट में मुझे बताना है। तो ये बताइए कि जो चंगेज़ खान है, चंगेज़ खान, इसका इन्वेंशन किसके दौरान होता है, ठीक है। कुछ दिमाग में आ रहा है चंगेज़ खान का इन्वेंशन किसके दौरान होता है? तो चंगेज़ खान का जो इन्वेंशन होता है भारत में, मतलब वो किसके दौरान भारत में इन्वेंट तो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भारत में इन्वेंट? क्योंकि जो इनका एक और वो होता है जलालुद्दीन, वो भारत में आ रहा होता है और इल्तुतमिश जो होते हैं उनके इन्वेंशन को रोकते हैं। कैसे? इस जलालुद्दीन की मदद ना करके ये चंगेज़ खान के इन्वेंशन को भारत में होने से रोकते हैं। तो चंगेज़ खान किसके समकालीन हैं? तो हम बात करेंगे इल्तुतमिश के समकालीन जो हैं वो चंगेज़ खान है। और चंगेज़ खान के इन्वेंशन को भारत में कौन रोकता है? इल्तुतमिश रोकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बताइए कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम, ये जो मॉस्क है ये किसने बनाया था, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कुव्वत उल इस्लाम ये यूपीपीसीएस में कई बार आ चुका है, एमपी में भी आया है। तो इसके विषय में आप बताइए कि ये जो मास्क है कुव्वत उल इस्लाम ये किसने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रियल फाउंडर कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो जो रियल फाउंडर होता है दिल्ली सल्तनत के वो होते हैं इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश से पहले भी थे कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको याद होगा, लेकिन इल्तुतमिश को हम क्यों रियल फाउंडर कह रहे हैं? क्योंकि जो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनका जो शासन था वो लाहौर उनकी राजधानी थी, ठीक है। और इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट टू ट्रांसफ़र हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली,
तो जो इल्तुतमिश जो है उन्होंने अपना कैपिटल जो है लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया है, इसलिए इल्तुतमिश जो है वो पहले शासक हैं, या हम कह सकते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सिस्टम। अच्छा, अब ये बताइए इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? इक्ता सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया? तो देखिए, इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। और अब एक और प्रश्न, इक्ता सिस्टम को रिवाइज किसने किया था? और इक्ता सिस्टम को रिवाइज करके हेरिडिटरी मतलब कि वंशान एक आपके जो नोबल होंगे या जिनको इक्तदार होंगे उनके जो वो होंगे संतान होगी या उनके बच्चों को भी हेरिडिटरी राइट मिलेगी, तो ये किसने वो किया था? इल्तुतमिश ने तो इसको एस्टेब्लिश किया था इक्ता सिस्टम को, लेकिन इसको हेरिडिटरी किसने बनाया था ये बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हेरिडिटरी बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। याद रखिए कि इल्तुतमिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और हेरिडिटरी बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था हेरिडिटरी, और इंट्रोड्यूस किसने किया था? इल्तुतमिश ने। उसके बाद कुछ सिस्टम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक याद होगा आपको दीवाने अर्ज, दीवान ए अर्ज, इसके विषय में बताइए, कुछ ध्यान आ रहा है आपको? ये किसने एस्टेब्लिश किया था? ये किया था एस्टेब्लिश बलबन ने। और ये क्या था दीवाने अर्ज? ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए हैं, रिपीट हुए हैं, इसलिए आप इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ उसे प्लीज़ आप नोट करते चलिए। उसके बाद जीले इलाही की उपाधि किसने ली थी? जीले इलाही, जीले इलाही की उपाधि ली थी, ये भी बलबन ने ली थी, बलबन, ठीक है? उसके बाद नौरोज है, नौरोज भी किसने किया था? बलबन ने किया था, ठीक है? बलबन ने नौरोज को भी भारत में इंट्रोड्यूस किया था। नौरोज जो पर्सियन एक त्यौहार है, मैंने सारा डिस्कस किया, आप देख लीजिएगा। नौरोज को इंट्रोड्यूस किसने किया था भारत में? बलबन ने किया था, ठीक है? और आखिरी रूलर कौन है? गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? आपको याद होगा, कैकाबाद, याद रखना, कैकाबाद, ठीक है? ये जो आखिरी शासक होते हैं गुलाम वंश के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो टैक्स सिस्टम होता था, जिसे कहते थे हक ए सर्ब, हक ए सर्ब। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने, ठीक है? और दीवाने खैरात, दीवाने खैरात किसने इंट्रोड्यूस किया था? दीवाने खैरात। और ये होता क्या था दीवाने खैरात? इसका कमेंट आप करके मुझे बताइए कि दीवाने खैरात होता क्या था और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। और एक हॉस्पिटल भी था, जो सरकारी हॉस्पिटल होता था, जो फ्री सेवा देता था, उसका नाम होता था दारुल साफ़ा, दारुल साफ़ा। ये इंट्रोड्यूस किया था FST ने, ठीक है? FST फिरोज शाह तुगलक ने। और ये होता क्या था? ये होता था फ्री हॉस्पिटल, याद रखिए, इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दीवाने कोही किसने इंट्रोड्यूस किया था? दीवाने आमिर कोही, दीवान ए आमिर कोही, ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये याद होगा आपको, MBT ने किया था, लास्ट लेक्चर पे ही हमने डिस्कस किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये बेसिकली होता क्या था बताइए? ये होता था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन आंसर है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली आए हैं, एक बार नहीं कई बार आए हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। एक प्रश्न और था कि किसने अपना कैपिटल जो है दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ट्रांसफ़र किया था? तो याद होगा आपको, मोहम्मद बिन तुगलक। टोकन करेंसी किसने इंट्रोड्यूस किया था? टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद हु एस्टेब्लिश आगरा है, आगरा को अपनी राजधानी किसने एस्टेब्लिश की थी? ये कमेंट करिए। अभी मैंने डिस्कस किया, अब इसको मैं कमेंट में चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में, और देखता हूँ मैं कितने लोग कमेंट करते हैं इस पर, ठीक है? कि आगरा को अपना कैपिटल किसने एस्टेब्लिश किया था और क्यों किया था? एस्टेब्लिश कैपिटल किया था, लेकिन क्यों किया था, ये भी आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद एक यूनिट थी गजे सिकंदरी, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो अभी मैंने डिस्कस किया, सिकंदर लोधी जो होते हैं ये
इंट्रोड्यूस करते हैं गजे सिकंदरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाए, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जैसे जो बार बार रिपीट हुए, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का पेपर हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए थे, जो मैंने सारे पॉइंट आपको डिस्कस किए, ठीक है। और बाद में जब ये पूरा श्रृंखला हम ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम जो एक निचोड़ होता है ना क्वेश्चंस का, जो मतलब कई बार आते हैं या डेफिनेटली आते ही हैं उस एरिया से, उस पर भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इतिहास को हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे जनरल साइंस भी लेके आएंगे, ज्योग्राफी भी कंप्लीट कराएंगे। तो कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसको अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।